आज हमारे दो टॉपिक मेजर रहते हैं। क्विट इंडिया, ठीक है, जहाँ पे हिंदुस्तान जागरूक हो गया और अंग्रेजों के पीछे पड़ गया, छोड़ो हिंदुस्तान को, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं कि भारत छोड़ के चले गए, बंटवारा हो गया है, बंटवारे के बाद गांधी जी ने अपने लास्ट हीरोइक डेज कैसे बिताए, क्या करा, किस तरह से जो है पूरी मूवमेंट्स को शांत करा जो पार्टीशन के बाद क्रिएट हो गई थी। एंड लास्ट टॉपिक है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज टू नो अबाउट गांधी। जो हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे, ये हर साल बोर्ड में 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, हर साल, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहाँ से आपको 8 नंबर मोटे मोटे मिलेंगे, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्रिप्स भाई साहब को भेजा गया था 1941 के अंदर, 1942 के अंदर जो है क्रिप्स को भेजा गया था कि किस तरह से जो है हम इंडियंस को रेडी कर सकते हैं। हम इंडियंस मतलब कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने क्रिप्स को भेजा था, स्टैफर्ड क्रिप्स को, कि आप हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तानियों को रेडी करो कि वो इंडिया के पार्ट पे, सॉरी ब्रिटेन के पार्ट पे जो है एक्सेस पावर से लड़ने के लिए, जर्मनी से लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएं। बट हमारी कोई खास उनके साथ बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमने जो जो उनसे डिमांड किया कि अगर हम आपकी आर्मी बन के जा रहे हैं तो आर्मी में एक अच्छी पोस्ट दो हिंदुस्तानियों को, तो हम जाएं। आप कुछ दे ही नहीं रहे हो तो हम क्यों जाएं। तो हमारी कोई खास बातचीत नहीं हुई सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ, वो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। अब इंडियंस ने मान लिया कि भाई ये अंग्रेज लोग तो मानने वाले हैं नहीं, हमें ना तो कोई आज़ादी देने वाले हैं, तो अब तो हमें इन्हें भगाना पड़ेगा, जेल की रोटी खिलानी पड़ेगी, जेल का पानी पिलाना पड़ेगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी जी ने थर्ड मेजर मूवमेंट स्टार्ट करी जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि अगस्त 1942 से शुरू हुई। ऑल दो गांधी जी जो थे जेल में थे इस वक्त पे, पर उन्होंने यंगर एक्टिविस्ट जो लोग थे उनको बोला कि जगह जगह हड़तालें करो, ठीक है, और पूरे देश में हड़तालें करो। Particularly active in the underground resistance for socialist member of Congress such as जयप्रकाश नारायण। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो नाम सबसे ज्यादा निकल कर आया वो था जयप्रकाश नारायण। इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सच एज सतारा इन वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट, ठीक है, मेदिनीपुर आपका बंगाल साइड हो गया और आपका सतारा जो है महाराष्ट्र में हो गया। सतारा झांसी एमपी या महाराष्ट्र में कहीं हुआ। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वर प्रोक्लेम्ड, तो सब जगह नारे लगा दिए गए थे कि अब तो हमारा स्वराज आ गया है, अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। ब्रिटिश ने बहुत, ब्रिटिशर्स भी बैठने वाले तो नहीं थे, उन्होंने भी डंडे गोलियां खूब चलाई, बट बहुत टाइम लग गया, लगभग 1 साल लग गया अंग्रेजों को इस मूवमेंट को दबाने के लिए। क्विट इंडिया वाज जनरली अ मास मूवमेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ कैन यू से दैट क्विट इंडिया वाज अ मास मूवमेंट। आपको ये 3 मार्कर क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मास मूवमेंट, क्योंकि इसके अंदर हजारों लाखों लोगों ने, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का मतलब है लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इट स्पेशली एनर्जाइज यंग हु वर इन वेरी लार्ज नंबर लिफ्ट देयर कॉलेजेस एंड वेंट टू जेल। तो बहुत सारा यूथ जो था इस बार गांधी के साथ था, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, वो जेल में भी जाने को तैयार थे। हाउएवर व्हाइल कांग्रेस लीडर्स languished in jail, Jinnah and his colleagues in Muslim League worked patiently at expanding their influence। तो जहाँ पे कांग्रेस गांधी के साथ है, देश की जनता गांधी के साथ है, यूथ गांधी के साथ है, वहीं पे मुस्लिम लीग जो है वो अपना प्रचार करने में लगे कि हमारे सारे देश के मुस्लिम जो है वो एक तरफ हो जाए। 1942 का एक ऐसा समय था जब मुस्लिम्स कम्युनिटी जो थी वो अपने आप में मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ती चली गई, वो कांग्रेस से कट होकर मुस्लिम लीग की तरफ सेक्शन में ज्यादा जाती गई, और वहीं पे गांधी, कांग्रेस, देश का नागरिक जो है, मेजर यूथ जो है, वो अंग्रेजों को भगाने में लगा हुआ है। तो जहाँ पे ये एक तरीके की वही अगेन WWE चल रही है कि जहाँ पे हिंदू लोग, कांग्रेस लोग, आपके देश का जो यूथ है वो अंग्रेजों को साइड करने में लगा हुआ है, वहीं पे मुस्लिम लीग जो है सारे मुसलमानों को खींच के अपनी तरफ करने में लगी हुई है। It was in these years that league began to make a mark in Punjab and Sindh। तो पंजाब सिंध का प्रोविंस जो था आपका मेजर, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे इनकी अपनी चल रही थी काफी ज्यादा पावर। प्रोविंसेस वर had previously had scarcely any presence। इन इलाकों में मुस्लिम लीग को पहले कोई पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे 1942 के टाइम पे जो है इन्होंने अपने धर्म का नाम लेते हुए काफी लोगों को इकट्ठे कर लिया। इन जून 1944 विद द एंड ऑफ द वॉर इन साइट, गांधी वाज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। तो ये जो पूरा का पूरा हिसाब किताब था 1942 वाली जो आपकी नेशनल मूवमेंट थी, 44 तक गई, गांधी जी जो है वो जेल से छूटे। Later that year he held series of meeting with जिन्ना, जिन्ना के साथ बैठ के उन्होंने काफी मीटिंग करी मुस्लिम लीग।
सीकिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन कांग्रेस एंड लीग। तो उन्होंने, गांधी को समझ में आ रहा था कि हिंदू मुसलमान बट रहा है, तो उन्होंने जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश करी कि हमें मिलकर इकट्ठे काम करना होगा, हम अलग नहीं हो सकते। इन 1945 a labor government came to power Britain and committed itself to granting independence to India। 1945 का समय आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही ब्रिटेन में आई है लेबर गवर्नमेंट, जिसने डिसाइड कर दिया कि अब हम भारत को छोड़ना पड़ेगा, हम भारत को अपनी कॉलोनी नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इतनी बैकबोन कमजोर हो गई है और ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर्स आ चुके थे कि सारी कॉलोनीज को रिलीज करो, जिस देश को आपने अपने बंदी बना रखा है वो छोड़नी पड़ेंगी। Meanwhile, back in India, the Viceroy Lord Wavell brought the Congress and the League together for the series of talk। तो यहाँ पे जो लॉर्ड वेवल थे, वो जो है आपके कांग्रेस वालों को और मुस्लिम लीग वालों को इकट्ठे बिठा रहे थे कि हम किसी तरह से किसी सोल्यूशन पे आ जाए और झगड़ा ना करें। हो यहाँ पे सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? ठीक है। अर्ली 1946 फ्रेश इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि जहाँ पे अंग्रेजी सरकार थी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर दो तरीके के सेक्शंस थे। एक जहाँ पे अंग्रेजों का फुल फ्लेजेड रूल चलता था, एक जहाँ पे राजा अभी भी बैठे हुए थे, राजस्थान के इलाके, कुछ पंजाब के इलाके, कुछ हरियाणा व पंजाब वाले इलाके, जहाँ और कुछ आपके निज़ाम के एरिया से हैदराबाद वगैरह, वहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है वो डायरेक्ट नहीं था, वहाँ पे राजा का रूल अभी भी था। तो वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, वहां पे इलेक्शंस हुए। ठीक है। द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट्स मिले, बट इन सीट स्पेसिफिकली रिजर्व फ्रॉम मुस्लिम्स। तो जनरल कैटेगरी के लिए जहाँ पे आम जनता ने वोट करे, वहां पे जो है कांग्रेस जीत गई। पर जहाँ पे जिस एरिया के अंदर ये क्लियरली बोला हुआ था कि इस एरिया से मुसलमान ही आएगा, ठीक है, मुसलमान ही वोट डालेंगे इस एरिया से, या मुसलमान नेता को ही चुना जाएगा, वहां पे मुस्लिम लीग जीत गई। द पॉलिटिकल पोलराइजेशन अब क्लियर हो रहा था कि जनरल लोग जो थे, आम जनता जो थी, वो कांग्रेस के साथ थी, पर मुस्लिम कम्युनिटी स्पेसिफिकली वो मुस्लिम लीग के साथ हो गई थी। अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू द समर ऑफ 1946। तो अंग्रेजी सरकार को ये दिखा कि सर्टन एरिया, जो आपका बंगाल वाला एरिया है, ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है, और आपका जो वो वाला एरिया है, पंजाब वाला एरिया, उन सर्टन एक सेक्शन के अंदर मुस्लिम लीग को बहुत पावर मिल रही है। बाकी सारा जो सेंटर का एरिया है पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, वहां पे कांग्रेस पावर में आई है। तो अंग्रेजों ने ये बात देखी, तो कैबिनेट मिशन भेजा गया, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल भेजा गया जिसका नाम कैबिनेट मिशन रखा गया 1946 में, ताकि वो बैठे और डिस्कस करे कि करना क्या है। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया, आपको ये चैप्टर कर चुका है तो मैं पहले ही आपको समझा देती हूँ कि कैबिनेट मिशन जो है वो इंग्लैंड से आया। ठीक है। उन्होंने मुस्लिम लीग वालों को बुलाया और उन्होंने कांग्रेस वालों को बुलाया। उन्होंने बिठा के समझाया कि देखो, ये हमारा पंजाब के जो पीछे का इलाका है, जो आज की डेट में पाकिस्तान वगैरह का सेक्शन है, यहाँ से जो है मुस्लिम लीग को बहुत सारे वोट मिले हैं, और जो आपका बंगाल का एरिया है जहाँ पे आज बांग्लादेश है, इस एरिया में भी मुसलमान को बड़े सारे वोट मिले हैं। ठीक है। और बाकी सारा जो सेक्शन है वहाँ पे कांग्रेस को वोट मिले। तो एक काम करते हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा बंटवारा कुछ नहीं करते, जिस एरिया के अंदर जो है मुस्लिम लीग को ज्यादा पावर मिली है, वो जो है मुस्लिम लीग को दे देते हैं वो वाले दो सेक्शन, बाकी सारे सेक्शन में कांग्रेस रूल कर लेगी। पर कांग्रेस को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। कांग्रेस में जो आपके वो थे जवाहरलाल नेहरू वगैरह, वो सारे अड़ गए कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। समझ आया? ठीक है। तो ये भी फेल हो गया, कैबिनेट मिशन भी आया, पर कैबिनेट मिशन की बात नहीं मानी। तो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं रेडी थी कि ठीक है, आप हमें जो है जिस दो एरिया के अंदर हमारी चल रही है, उस दो एरिया के अंदर हमारी एज इट इज चलने दो, यहाँ पे हमारी सरकार बनने दो, बाकी जगह आप सरकार बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे जो नेहरू साहब थे, ये हमारे जो कांग्रेस थी, ये अड़ गई। तो इस चीज पे अब जो है वो मुस्लिम लीग भी अड़ गई, ठीक है, हम भी तुम्हारा साथ क्यों दे। तो दोनों के दोनों जो है एंटी हो गए थे, और ये क्लियर हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा ही होगा, हिंदुस्तान में से पाकिस्तान निकलेगा। अगर उस वक्त भी मान जाते, कैबिनेट मिशन सक्सेसफुल हो जाता, तो हिंदुस्तान के बंटवारे नहीं होते। समझ आया? क्योंकि इस पे जिन्ना ने बोल दिया था कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह का पोस्ट मुझे चाहिए, आपको मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट, इन दो एरिया के अंदर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या मैं मेजर पोजीशन हासिल करूंगा। जवाहरलाल वाज नॉट रेडी टू गिव अप द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, ए, नॉट रेडी टू शेयर द पोस्ट, थर्ड, उसको पूरा हिंदुस्तान अपने अंडर चाहिए था। तो
जिन्ना कहता था कि जो मुस्लिम लीग वाला सेक्शन है जहाँ पे मुस्लिम लीग जीत रही है वहां पे हमें हमारा रूल चाहिए और वहां पे मैं पावर में आऊंगा। ठीक है। नेहरू कहता था पूरे भारत का मैं ही बनूंगा। ये लड़ाई हुई थी एंड गांधी वाज समवॉट गिव फेवरेटिज्म टू नेहरू। गांधी जी का थोड़ा सा जो टिल्टेड था, थोड़ा सा जो बायसनेस था, वो नेहरू की तरफ हमेशा ज्यादा होता था। ठीक है। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ 2 to 3 पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया का बंटवारा हुआ एक्चुअल में। ठीक है। बट हम पूरा से कांग्रेस कांग्रेस बोलते हैं, हम उसको सिर्फ 1 या 2 पर्सन का नाम नहीं देते। ठीक है। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन चला गया, कैबिनेट मिशन फ्लॉप हो गया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी, हिंदुस्तान के अंदर हवाइयां उड़ गई, हिंदुस्तान के अंदर अफवाह फैल गई कि हिंदुस्तान का तो हो रहा है बंटवारा। हिंदुस्तान का बंटवारा सुनते साथ ही लोग हो गए पागल 1946 के अंदर ही। और इन्होंने जो है आपका कलकत्ता साइड, दैट इज इन बंगाल एरिया एंड पंजाब एरिया, बॉम्बिंग शुरू कर दी। खड़े खड़े गोलियां मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई 1946 में शुरू कर दी इन्होंने। ठीक है। उस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। अगस्त 1946 की बात है, उसे डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। ये आपका इस साल के चैप्टर में कट गया, चैप्टर 14 इसके बारे में सब कुछ था, पार्टीशन के बारे में, वो कट गया है, अदरवाइज उसमें आप डिटेल में पढ़ते। तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी गई और घोषणा होते साथ ही बंगाल के एरिया में और पंजाब के एरिया में बहुत गोलियां चली, बहुत मारा पीटा गया, बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ हिंदू और मुसलमानों का। ठीक है। On the designated day, 16 August 1946, bloody riots took out in Calcutta. The violence spread in rural Bengal, then to Bihar, then to United Province and the Punjab. In some places, Muslim were the main sufferer and in other place Hindu. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पिट रहा है या सिर्फ हिंदू पिट रहा है, दोनों तरफ से दोनों पिट रहे हैं। In February 1946, Wavell was replaced as Viceroy but by Lord Mountbatten. तो वेवल भाई साहब चले गए। वेवल ने कहीं ना कहीं बीज बो दिए थे बंटवारे के। ठीक है। उसने भी कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को समझ में आ रहा था हिंदू मुसलमानों को बांट दो, बेटर है। और लॉर्ड माउंटबेटन आए। लॉर्ड माउंटबेटन जब तक आए तब तक क्लियर हो चुका था कि हिंदुस्तान का बंटवारा होना है। तो माउंटबेटन को जो है लास्ट लास्ट में बुलाया गया कि चलो कुछ कोशिश कर लेते हैं, बट वो भी जो है इंक्लूसिव निकली, मतलब कोई उसका जो है फाइनल डिसीजन नहीं निकला। और बस ये अनाउंस हो गया था कि हिंदुस्तान को छोड़ के जाना है अंग्रेजों ने। 15 अगस्त 1947 को ये लोग हिंदुस्तान को छोड़ के गए। ठीक है। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में बहुत खुशियां मनाई गई। इन दिल्ली देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉज। काफी देर तक तालियां बजती रही। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगेन द मीटिंग बाय इन्वोकिंग द फादर ऑफ द नेशन। जब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लेते हुए अपनी कांग्रेस की शुरुआत करी। कांग्रेस आजाद देश में उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत करी और लोग बाहर नारे लगा रहे थे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। यहां तक क्लियर हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इन्वोकिंग द फादर ऑफ द नेशन, कि गांधी जी के मार्गदर्शन के अंदर हमारे देश को आजादी मिली, ऐसे तारीफ करते हुए मीटिंग स्टार्ट करी। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है। तो ये हमने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से शुरू करा, जिसमें स्टैफर्ड क्रिप्स का जो मिशन था वो फ्लॉप हो गया है। पूरे देश में जो है आंदोलन शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण इसमें एक यंगर एक्टिविस्ट था। इस टाइम पे मुस्लिम लीग ने फायदा उठाते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को अपने पास कर लिया था। ये जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था 1944 तक खत्म हुआ था। 1944 तक खत्म होते होते गांधी बाहर आए। उन्होंने जिन्ना के साथ काफी ज्यादा जो है सेटिंग करने की कोशिश करी। जिन्ना के साथ वो सेटिंग सेट नहीं हुई। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। लेबर गवर्नमेंट आ गई ब्रिटेन में और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हिंदुस्तान को छोड़ के जाना है। यहाँ पे लॉर्ड वेवल बैठे हुए थे, उन तक खबर आ गई थी कि अब हिंदुस्तान को छोड़ना है। तो उन्होंने जो है मुस्लिम लीग और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस को बुलाया, बट कोई खास बात नहीं हुई। फिर इलेक्शंस हुए पहली बार 1946 में, जिसमें मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर तो मुस्लिम लीग को ही वोट मिले। बाकी कांग्रेस सीटें जो थी, जनरल सीटें जो थी, वो कांग्रेस को गई। उसको देखने के लिए कैबिनेट मिशन आया, जिसने ये डिसाइड किया कि हमारा जो है हिंदुस्तान को जो है 3 सेक्शन में रूल किया जाए, जिसके अंदर पंजाब का एरिया और बंगाल वाला एरिया जिसमें मुस्लिम लीग जीती है वो मुस्लिम लीग के अंडर कर दिया जाए, बाकी जो है आपका कांग्रेस चलाती रहे। बट ये बात फ्लॉप हो गई। ये बात फ्लॉप होती ही कैबिनेट मिशन वापस चला गया। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई अगस्त 1946 में, जिसमें ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट हुए यहाँ पे कलकत्ता, बिहार, काफी सारी प्रोविंसेस में और खास करके पंजाब में।
जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को मारा गया था। 1947 में वेवल भैया चले गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं निकला। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। लोगों ने बहुत खुशियां मनाई और जो उनकी पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो है एक तरह से नमस्कार किया या एक तरफ से तारीफ करी गांधी जी की कि आपके जो है हम मार्गदर्शन में आजाद हुए, और लोगों ने बाहर नारे लगाए महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, अब हम लास्ट हीरोइक डेज, अब हमें आजादी मिल गई और हमें पता है कि गांधी जी की 1948 में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब उससे इस समय के बीच का जो टाइम पीरियड है 15 अगस्त से लेके आपका जो 1948 तक का टाइम पीरियड है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ आया? आज इट हैपेंड, महात्मा गांधी जो थे 15 अगस्त 1947 में ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए ना वो कहीं गए, वो जो है कलकत्ता में थे। उन्होंने कोई फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं सेलिब्रेट करा, उन्होंने 24 घंटे का फास्ट किया। ठीक है, क्योंकि वो दुखी थे। वो दुखी क्यों थे कि जो हमें आज़ादी, इतनी प्यारी आज़ादी मिली है, उसके बदले हमें बहुत बड़ा प्राइस देना पड़ा है। वो क्या प्राइस था? पार्टीशन, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के गले काट रहे थे। तो गांधी जी दुख मना रहे थे, भूख पे मतलब कि भूखे बैठे थे, फास्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आज़ादी की खुशी से ज़्यादा हिंदू मुसलमान के बंटवारे का दुख था। थ्रू सितंबर एंड अक्टूबर, गांधी राइट्स हिज बायोग्राफर डीजी तेंदुलकर, गांधी वेंट अराउंड हॉस्पिटल एंड रेफ्यूजी कैंप। आखिरी आखिरी के दिनों में क्या करा, ये लाइन देखना। गांधी जी सबसे पहले फास्टिंग करी, उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में गए, रेफ्यूजी कैंप में गए। जो डिस्ट्रेस लोग थे, जो बॉर्डर के इस पार से उस पार से इस बार गए थे, उनको काफी दिलासा दी। उन्होंने सिखों, हिंदू और मुसलमानों को बोला कि पास्ट भूल जाओ, दुखों को भूल जाओ, हमें एक दूसरे से प्यार, रिश्तेदारी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई करना होगा, शांति से रहना होगा। थर्ड पैराग्राफ, गांधी जी की बात मानते हुए नेहरू, जो कि कांग्रेस के लीडर थे उस टाइम पे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको राइट ऑफ माइनॉरिटीज बोला जाता है। तो उसमें उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस को कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, फिर भी हमें तो दुखी होकर पार्टीशन बंटवारा एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान बहुत सारे धर्मों का देश है और बहुत सारी जातियों का देश है, तो इसलिए हम डेमोक्रेटिक सेक्युलर देश बनेंगे, जहां पे मुसलमान को भी उतना ही हक मिलेंगे जितने हिंदू को हक मिलेंगे। ठीक है, तो गांधी के कहने पे माइनॉरिटीज को भी हक दिए गए, सिख के, मुसलमान के, क्रिश्चियन के, पारसी के, जोरास्ट्रियन के, सबके हक इक्वल रहेंगे। द कांग्रेस टू अश्योर द माइनॉरिटीज, कांग्रेस ने अश्योर कर दिया कि हमारे देश की जितनी भी माइनॉरिटीज होंगी, छोटे ग्रुप्स होंगे, उनके हकों को भी फुल प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, मेनी स्कॉलर्स हैव रिटन ऑन द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द गांधी फाइनेस्ट आवर। इसका, ये आपको पेपर में लाइन आ जाएगी, मैनी स्कॉलर्स हैव रिटन द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधीज फाइनेस्ट आर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन 3 मार्कर में आ जाएगा। इसमें लिख देना, इन्होंने बोला कि आजादी के बाद के कुछ महीनों को गांधी के फाइनेस्ट आवर्स बोला गया है, कैसे? फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम वेयर ही होप टू मूव ऑन टू द राइट ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो गांधी जो है पूरे देश में जा जाके सबसे पहले तो दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। While in capital, his meetings were disrupted by refugees who objected to readings from Quran or shouted slogan asking why he did not speak the suffering of those Hindus and Sikhs still living in Pakistan। तो सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंटर्स भी आपको डालने हैं, अगर ये आ गया तो। साथ में गांधी जी जो है पहले तो पाकिस्तान, पंजाब वाले एरिया में भी जा रहे हैं और सबको ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अच्छे रहो, मुसलमानों के साथ अच्छे रहो। तो सबसे पहले लोगों ने गांधी के ऊपर क्रिटिसिज्म करा और सबसे पहले ये बोला कि आप लोग उन्हें तो बोल रहे हो कि आप जो है मुसलमानों के साथ अच्छे रहो, अच्छे रहो, आप पाकिस्तानियों क्यों नहीं बोल रहे कि वहां पे जो हमारे हिंदू रह रहे हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो, हमारे जो सिख वहां रह रहे हैं पाकिस्तान में उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो। हम तो सबके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें, हमारे साथ वहां पे कौन अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है? दूसरा, आपने जो है यहाँ पे यहाँ के मुसलमानों को बोल दिया कि आप कुरान वुरान पढ़ सकते हो लाउड स्पीकर पे, वहां के हिंदुओं को भी तो अलाउ करो, वहां पे भी तो आजादी दिलवाओ कि वो वहां पे बैठ के भगवत गीता पढ़ सके या कुछ पढ़ सके, अपना जो भी आपका गुरबानी पढ़नी है, कुछ भी पढ़नी है, तो वो उसकी भी आजादी दिलाओ। तो गांधी को क्रिटिसिज्म दे रहे थे कि आप इंडियंस को तो टॉलरेंट बनवा रहे हो, आप पाकिस्तान वालों को भी टॉलरेंट बनवाओ। तो ये एक मुद्दा क्रिएट हो गया था जो गांधी जी को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था। इनफैक्ट एज डीजी तेंदुलकर,
गांधी की तो सारे बात मानते थे, पर गांधी जी ने सारा परसुएशन इंडिया के अंदर दिखा दिया, पाकिस्तान में नहीं दिखाया। ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी भी कहाँ से गए थे, हिंदुस्तानी तो थे वो भी, है ना, हिंदुस्तान से गए थे। आपको 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि गांधी का बायोग्राफर कौन था। गांधी का बायोग्राफर था डीजी तेंदुलकर। गांधी का बायोग्राफर था डीजी तेंदुलकर, 1 मार्कर में याद रखना। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, गांधी जी वो कहते हैं कि गांधी जी को दोनों का दुख था, हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों का भी और पाकिस्तान में रह रहे हिंदू का भी, दोनों के लिए इक्वल कंसर्न था। ही वुड हैव लाइक टू बी एबल टू गो टू सकर, मतलब कि वो वहां पे भी जाके जो है शांति फैलाना चाहते थे, बट अब वो वहां नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट पेज 366। देयर वाज एन अटेम्प्ट ऑन गांधी जी इज लाइफ ऑन 20 जनवरी 1948। तो एक बार 20 जनवरी 1948 को भी उन्हें गोली मारने की कोशिश करी गई या उन पर अटैक करने की कोशिश करी गई, पर वो अटैक फेल हो गया। 26 जनवरी को वो प्रेयर मीटिंग में थे कि उनका जो है दैट द डे हैड बीन सेलिब्रेटेड इन द पास्ट एज इंडिपेंडेंस एंड नाउ फ्रीडम हैड कम, बट द फर्स्ट फ्यू मंथ्स हैड बीन डीपली डिसइल्यूजनिंग। तो उन्होंने बोला कि हाँ आज़ादी तो मिल गई, पर आज़ादी के बाद के कुछ महीने बहुत ही दुखदाई थे। However, he trusted the worst is over. The Indians would henceforth work collectively for the equality of all classes and creeds, and never the domination and superiority of the major community over the minor. However insignificant it may be in the numbers of influence. तो गांधी ने बोला कि अब हम आज़ाद हैं, हमें सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा, मेजोरिटी को माइनॉरिटी को नहीं दबाना होगा, हर कोई इक्वल है, तो जात के नाम पे, रंग के नाम पे आपको भेदभाव नहीं करना होगा, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करना होगा, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सबको इक्वल हक मिलने चाहिए। He also permitted himself the hope that through दो geographically and politically इंडिया बढ़ चुका हो, एट हार्ट हम जो है एक ही है, मन से हम एक ही हैं, हम पूरे देश में प्यार कर फैलाएंगे, हम पूरी दुनिया में प्यार का नारा फैलाएंगे। Gandhiji had fought a lifelong battle for a free and united India, and yet when the country was divided, he urged the two parts respect and befriend one another. उन्होंने जो है आज़ादी की जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, पर जब देश के बंटवारे हुए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हिंदू और मुसलमान को प्रेम दिखाना चाहिए। अदर इंडियंस वर लेस फॉरगिविंग। एट हिज डेली प्रेयर मीटिंग 30 जनवरी को क्या हुआ था, गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। असैसन जो है उसने अपने निहत्थे होकर वहीं पे अपने आप को पकड़वा लिया था, वो भागा नहीं था, और उसका वो जो बंदा था जिसने गोली मारी थी उसको, वो एक ब्राह्मण था पुणे का जिसका नाम था नथुराम गोडसे। ठीक है, एंड ही वाज एन एडिटर इन द न्यूज़पेपर हिंदू न्यूज़पेपर वो डिनाउंस गांधी जी एज अपीजर ऑफ मुस्लिम। तो ये एक एडिटर था, उसने अपने अखबार में भी ऑलरेडी लिख दिया था कि गांधी जो है मुसलमानों को खुश करने वाला इंसान है, हिंदुओं की ना सोचने वाला है। फिर इसमें नथुराम गोडसे का जब ट्रायल हुआ, जब उसे कोर्ट में लेके गए, तो उसने तब भी यही बात बोली कि मैंने गांधी को इसलिए मारा है क्योंकि एक बंटवारा हो गया और उसमें इतनी लाशें बह गई, इतने लोग मर गए, मैं नहीं चाहता कि अब जो है लोगों को खुश खुश रखने के नाम पे देश के और बंटवारे हो। तो उसने नथुराम गोडसे ने बोला कि मैं देश के बंटवारे नहीं चाहता हूँ। तो ये सब चीजें इसमें हुई थी। तो ही हिमसेल्फ वाज एन एडिटर, तो पढ़ा लिखा इंसान था, कोई बेवकूफ इंसान वो भी नहीं था। गांधी जी इज डेथ लेड टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ। लोग बहुत रोए गांधी के मरने पे, बहुत ज्यादा दुख मनाया गया, बहुत लोगों ने बहुत श्रद्धांजलि दी, पूरी दुनिया में काफी उनका नाम हुआ, पूरे देश के अलग अलग कोने से लोग जो है उनकी अंतिम यात्रा में आए। ठीक है, टाइम मैगजीन ने गांधी के बारे में लिखा, ठीक है, और बराबरी दी उनको जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर जिस टाइम मैगजीन ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब उसे जो है शहीद का नाम दिया, एब्राहम लिंकन की तरह। It was bigoted American. It was a bigoted American who had killed Lincoln for believing that human beings were equal regardless of their race or skin colors. तो ये सब लाइंस लिखे हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, ये आप छोड़ सकते हो। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं नोइंग गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 मार्कर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट गांधी एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू इट। कि गांधी को जानने के क्या क्या सोर्सेस हैं और उस सोर्सेस में क्या क्या कमी है, हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स है आपका पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट। समझ आ रहा है? कंटिन्यू कर लू ना? ठीक है, वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज कंटेम्पररी। तो सबसे पहला सोर्स हमें गांधी के बारे में जानने को मिलता है कि गांधी की खुद की बोली हुई स्पीचेस और उनके समय पे और जो जो लीडर्स थे जिन्होंने गांधी के बारे में बोला कुछ,
वो सारी स्पीचेस जो है हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएट एंड हिज पॉलिटिकल एडवर्सरीज। तो जो उनके फेवर में, जो उनकी क्रिटिसिज्म में, जो भी लोग उस वक्त बोल रहे थे उस समय के, वो सारी चीजें हमारे लिए एज अ सोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। विद इन दीज राइटिंग्स वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन what that are meant for the public and those were not। तो ये स्पीचेस, जब आप स्पीच दे रहे होते हो, मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं स्पीच दे रही हूँ, तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहेगा कि नहीं कि मैं, सामने वाला मेरे को सुन रहा है, सामने वाला मेरे को जज कर रहा है, तो मुझे ऐसी बात बोलनी है कि सामने वाला मुझे लाइक करे। ठीक है, तो वो स्पीच सोची समझी हुई होगी, वो बहुत ध्यान में रख के बनाई होगी, तो उसके अंदर शायद हो सकता है कि गांधी का रियल सेल्फ ना दिखे, गांधी के बारे में आइडिया लग जाए, पर एक्चुअल गांधी जो मन से है, ठीक है, मैं अंदर से किसी को गालियां दे रही हूँ पर मुंह पे तो मैं बड़ी मीठी बन सकती हूँ, है ना। तो हो सकता है गांधी की स्पीचेस भी ऐसी हों जिसमें जब वो पब्लिक लेवल पे स्पीच दे रहा होगा तो उसमें उसमें पब्लिक स्पीचेस फॉर इंस्टेंस अलाउ अस टू हियर द पब्लिक वॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल व्हाइल प्राइवेट लेटर गिव अस ग्लिम्स ऑफ हिज प्राइवेट थॉट्स। तो उनकी जो पब्लिक स्पीचेस थी वो तो स्क्रिप्टेड हो सकती है, वो सोची समझी हो सकती है, पर अगर वो प्राइवेट लेटर लिख रहे हैं, उसमें जो है वो अपने मन की बात किसी से शेयर कर रहे होंगे, तो हो सकता है उसके अंदर वो नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हों, अपने मन के थॉट्स लिख रहे हों, तो वो ज्यादा रियल हो सकते हैं। इन लेटर वी सी पीपल एक्सप्रेसिंग देयर एंगर। जनरली जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम अपनी मन की भावनाएं, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह डालते हैं आजकल, तो हम पूरी अपनी फीलिंग्स के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर मुझे तुम्हें गुस्सा करना है तो मैं तुम्हें गुस्सा करूंगी, मुझे प्यार करना है तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी। देयर डिसमे एंड देयर एंग्जाइटी, देयर होप्स एंड देयर फ्रस्ट्रेशन, आप सब कुछ उन चीजों में लिखोगे जब आप प्राइवेटली लिखोगे। पर जब आप पब्लिकली बोल रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के बोलोगे, सब कुछ अपने मन की शेयर नहीं कर डालोगे। समझ में आया। तो हमें जो है पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों का अलग अलग मतलब समझना चाहिए। मेनी लेटर्स वर रिटन टू इंडिविजुअल एंड देयर फॉर पर्सनल। काफी सारे गांधी ने जो लेटर्स लिखे थे वो पर्सनल लिखे थे, बट वो लेटर्स गांधी को पता थे कि आगे दुनिया के आगे भी रीड किए जाएंगे, मीडिया के आगे खुलेंगे। द लैंग्वेज ऑफ लेटर इज ऑफन शेप्ड बाय अवेयरनेस। गांधी जब लेटर लिख रहे होते थे उन्हें पता था कि ये लेटर्स कहीं ना कहीं दुनिया के आगे खुलेंगे, और वो जो है हो सकता है न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हो जाए। इसलिए महात्मा गांधी जो थे वो बहुत सोच समझ के लेटर लिखा करते थे, स्पीच भी सोच समझ के लिखते थे, लेटर भी सोच समझ के लिखते थे। कई बार तो उनके लेटर उनके खुद के जर्नल हरिजन के अंदर छपा करते थे। गांधी ने भी, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, गांधी ने जितने लेटर जवाहरलाल नेहरू को लिखे वो भी जवाहरलाल नेहरू ने सेव करके रखे, और उसकी एक बुक निकाली जिसका नाम था बंच ऑफ ओल्ड लेटर वन मार्कर। तो गांधी के जर्नल का नाम पूछ लेंगे हरिजन वन मार्कर, और जवाहरलाल नेहरू ने जो बुक निकाली जिसमें गांधी के लेटर्स को प्रिंट किया गया उसका नाम था अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। यहाँ तक समझ में आया। सोर्स कुछ नहीं आ रहा, सोर्स 7 छोड़ देना पूरा, फिर आ जाओ पेज 370 पे, सोर्स 8 भी छोड़ देना। सेकंड सोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट था, फ्रेमिंग अ पिक्चर, जिसके अंदर आपकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी मैटर करती है। तो ऑटोबायोग्राफी सिमिलरली गिव अस एन अकाउंट ऑफ द पास्ट दैट इज ऑफन रिच इन ह्यूमन डिटेल, बट अगेन वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द वे वी रीड एंड इंटरप्रेट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जो हम खुद के बारे में अपनी किताब लिखते हैं, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड। Autobiography similarly gives an account, but here we have to be careful of the way we read and interpret autobiography. We need to remember that they are retrospective account written often from memory. They tell us what the author could recollect and what he or she saw as important or was keen on recounting, or how a person wanted or his or her life to be viewed by others. अगर मैं अपने बारे में अपनी किताब लिखूंगी तो मैं अपने बारे में कितना बुरा लिखूंगी, अच्छा लिखूंगी, ठीक है ना। और क्या मुझे हर एक चीज याद रहेगी मेरे बचपन से लेके आज तक की, अगर मैं किताब लिखने बैठूंगी तो थोड़ी तो। तो आपको एक कंप्लीट सोर्स नहीं मिलेगा, दूसरा उस सोर्स के अंदर ये श्योर नहीं है कि वो आप पूरे ट्रू सेल्फ होगे कि नहीं होगे। ठीक है, तो हमें गांधी की भी आपको जो है ऑटोबायोग्राफी मिलती है, हमें और काफी नेताओं की ऑटोबायोग्राफी मिलती है, बट उसके अंदर वो कितना सच लिख रहे हैं और कितना नहीं लिख रहे हैं, कितना घुमा के ट्विस्टेड सच लिख रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता होता। तो बहुत सारे उस टाइम के लीडर थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, इन सब ने अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा जिसमें गांधी का भी मेंशन रहा होगा।
बट वो कितना सच है कितना नहीं हमें ये सब नहीं पता। तो हमें ये चीज देखने की बजाय कि उसने क्या क्या लिखा है एक राइटर ने, हमें ये भी देखना होगा कि वो क्या क्या चीजें छुपा गया। समझ में आया? तो ये सेकंड सोर्स है ऑटोबायोग्राफी, बट इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला सोर्स है स्पीचेस एंड लेटर्स, दूसरा सोर्स है आपकी ऑटोबायोग्राफी, तीसरा है पुलिस आइज। पुलिस आइज का मतलब है जो अंग्रेजों की नजर से, अंग्रेजों की पुलिस ने, अंग्रेजों के अखबारों ने, अंग्रेजों की मीडिया ने, उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट्स दर्ज करी, उन्होंने क्या क्या लिखा गांधी के बारे में, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि अब, एक सेकेंड होल्ड करना, कटेगा। अब उसकी क्या प्रॉब्लम है कि मैं अंग्रेज हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम गांधी हो, मैं अंग्रेज हूँ, अंग्रेज की और गांधी की नहीं बनती है। अंग्रेज को गांधी के बारे में रिपोर्ट लिखनी है तो वो गांधी के बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा या बेकार बेकार लिखेगा? अच्छा नहीं लिखेगा, है ना? तो पुलिस की रिपोर्ट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो जो है बायस थी, अगेन वो गांधी के अगेंस्ट बायस थी। हो सकता है गांधी इतना बुरा भी ना होगी जितना उन्होंने बुरा दिखा रखा था। ठीक है। अनदर वाइटल सोर्स इज गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, हमें जो सरकारी रिकॉर्ड्स मिलते हैं, हमें जो है अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें मिलती हैं, अंग्रेजों के लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलते हैं, रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। वो उस टाइम के पुलिसमैन ने, उस टाइम के ऑफिशियल्स ने लिखी थी, और हमें आज भी आर्काइव्स में, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया वगैरह में ये सब मिल जाता है। तो बहुत सारी फोर्टनाइटली रिपोर्ट, हर 15 दिन में रिपोर्ट आती थी होम डिपार्टमेंट के लिए, होम डिपार्टमेंट से, और उसके अंदर जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी कि किस इलाके में क्या हो गया, उसमें गांधी के बारे में भी कई बार मेंशन आता था। While noticing the possibility of sedition and rebellion, they looked to assure themselves that these fears were unwarranted. तो ये रिपोर्ट को लिखते वक्त सबसे पहले तो ये देखते थे कि कौन सा नेता आम जनता को भड़का रहा है, उसके ऊपर केस करना। दूसरी चीज ये मेक श्योर करते थे कि अगर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो भी रहा है, कोई बहुत बड़ा दंगा हो रहा है, तो उसको इतना बड़ा ना दिखाएं अपनी रिपोर्ट्स में, क्योंकि आम जनता डर जाएगी, या अंग्रेजी, हमारे वहां के अंग्रेज हैं वो डर जाएंगे। तो अगर जैसे नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ, नॉन कोऑपरेशन बहुत मूवमेंट बड़ा हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ, पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट अ स्मॉल सा प्रॉब्लम, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो जितने बड़े मूवमेंट्स होते थे ये एक्चुअली में उतना बड़ा रिपोर्ट नहीं करते थे कि लोग डर ना जाएं या फिर अंग्रेज सरकार जो है वो कमजोर ना दिखे। तो reports for the periods, if you see the fortnightly report for the period of salt march, you will notice that the home department was unwilling to accept कि महात्मा गांधी का ये एक्शन जो था वो बहुत बड़ा एक्शन था। उन्होंने ये लिखा कि इट वाज अ स्मॉल थिंग, पेटी थिंग डिड बाय गांधी, एंड हमने उसको उठा के जेल में डाल दिया। समझ आया? हैवी तो नहीं हो रहा? जिंदा हो बाकी दोनों? मर गए? मत मर जाना, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पैराग्राफ है। न्यूज़पेपर, चौथा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, अखबार। आए दिन अंग्रेजी अखबार में, हिंदू अखबारों में बहुत कुछ छपा करता था। ठीक है, अंग्रेजी अखबार में भी गांधी के बारे में काफी कुछ लिखा जाता था, जिसमें गांधी के हर मूवमेंट को अट्रैक्ट किया जाता था कि गांधी आज कहाँ गया है, कहाँ स्पीच दी है, क्या बोला है, सब कुछ इसके बारे में लिखा जाता था। बट गांधी के बारे में अगर कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, अब कोई जैसे हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, नव भारत टाइम्स है, आपका वो हिंदुस्तान टाइम्स है, तो हर जो न्यूज़पेपर है उसके अपने एडिटर होते हैं और उनकी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन होती है। कोई कांग्रेस के फेवर में होता है, कोई कांग्रेस के अगेंस्ट होता है, कोई बीजेपी के फेवर में होता है, कोई बीजेपी के अगेंस्ट होता है। तो देर आर सर्टन न्यूज़पेपर जो एक पार्टी के बारे में फेवरेटिज्म में ही लिख रहे हैं, सब अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, और वहीं पे दूसरा अखबार उसी पार्टी के बारे में उल्टा उल्टा लिख रहा है। तो सिमिलरली उस वक्त भी बहुत सारे अखबार हुआ करते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते थे गांधी के टाइम पे भी। तो कोई न्यूज़पेपर तो गांधी के बारे में अच्छा अच्छा लिखता था और कोई न्यूज़पेपर गांधी के बारे में बुरा बुरा लिखता था, क्योंकि जो न्यूज़पेपर लिखने वाले लोग थे, न्यूज़ लिखने वाले लोग थे, उनकी भी अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन होती थी। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सोर्स पूरी तरह से ठीक है। तो चार सोर्सेस थे हमारे। ठीक है, गांधी की स्पीच और लेटर्स, ठीक है, गांधी की ऑटोबायोग्राफी और लोगों की ऑटोबायोग्राफी जिसमें गांधी का मेंशन था, फिर हमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो पुलिस आईज वगैरह से मिलता है, और चौथा हमारा न्यूज़पेपर था। चारों के हमें फायदे भी थे और चारों के हमें क्रिटिसिज्म भी थे, हमें जो है ध्यान रखना होता था कि इसमें ये कमियां हो सकती हैं। ये क्वेश्चन नंबर का आएगा। हाँ, पुलिस आइज वाला जो है कि जो ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान में थी, ब्रिटिश सरकार अपनी पुलिस की रिपोर्ट में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, होम डिपार्टमेंट में न्यूज निकालती थी कि क्या क्या हो गया हिंदुस्तान में, कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है, कुछ हुआ है,
हर 15 दिन में वो पूरी रिपोर्ट तैयार करते थे कि इन 15 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हुआ, कोई मेजर इवेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। और उसके अंदर अगर गांधी ने कुछ करा है तो वो भी लिखा जाता था, वो भी रिकॉर्ड हो जाता था। और ये सब चीजें आज की डेट में आर्काइव्स में, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया या फिर आपके बहुत सारे आर्काइव्स में जो है अंग्रेजी सरकार के मिल जाती हैं। ठीक है। तो हमने बहुत सारे ऐसे आर्काइव से, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें गांधी का भी मेंशन था। तो ये आर्काइव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट इसकी एक कमी ये है कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो चालू थी। सबसे पहले वो गांधी के बारे में उतना बड़ा चढ़ा के नहीं लिखेगी जितना एक्चुअल में होता था, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, वो गांधी को या हिंदुस्तानियों को सुपीरियर नहीं मानते थे। तो गांधी अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट भी कर रहा है तो उसको वो इतना बड़ा नहीं दिखाते थे जितनी वो बड़ी होती थी। जैसे कि उन्होंने सॉल्ट मार्च को बहुत एक छोटी सी मूवमेंट बताया। ठीक है। कि एक बहुत छोटी सी चीज थी, कुछ खास इसका इफेक्ट नहीं था, जबकि सॉल्ट मार्च इतना बड़ा था कि पूरे इंडिया में उसका इफेक्ट आया था। समझ आया? ठीक। नहीं करना, मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। सोर्सेज जितने बताऊंगी उतने ही करने, उससे ज्यादा सोर्सेज नहीं करने। क्वेश्चन जितने मैं बताऊंगी उतने करने हैं। 1 मार्कर्स इधर उधर से हो सकते हैं थोड़े बहुत। 3 मार्कर, 6 मार्कर और 8 मार्कर नहीं हिलेंगे। जितने बताऊंगी उतने में से ही आएंगे। ठीक है।